तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब ने भी हमें प्रोग्राम मुकाबले में ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी आमिर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब हमें टाइम देने का। ये आपके ख्याल में आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, ज़ाहिर आप भी सारे दिन गौर कर रहे होंगे, आपको ये कुछ लचक नज़र आती है थोड़ा सा आज सुप्रीम कोर्ट के रवैये में कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो वो कह रहे हैं कि अदालतें अगर मुत्तफिक हों तो बात हो सकती है, तो इसकी आईनी हैसियत क्या होगा, कैसे किया जाएगा अगर ये कुछ इस तरह का? बिल तो इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। हाँ साहब शुक्रिया जी। अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लीगल एस्पेक्ट्स को ज़हन में रखा जाए और आइन को और कानून को ज़हन में रखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया है उस पर अमल दरामद होना चाहिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना और इंटरप्रेट करके उस पर फैसला सुनाना, जो कि उन्होंने सुना दिया। अब ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ कर पैदा करें या उनको कल का नोटिस दिया है, ये मेरा ख्याल है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ज़िम्मे में आता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ख्वाहिश है कि हम डिस्प्यूट जो है उसको किसी तरह से पंचायती फैसला जिसे कहा जाता है। हाँ बस मैं उसको पंचायती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पंचायती, क्योंकि अदरवाइज लीगली स्पीकिंग तो कोई गुंजाइश नहीं है। लीगली स्पीकिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा तारीख दी है, 2 दफ़ा का इंतखाब होना चाहिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये ख्वाहिश है, कोशिश है सुप्रीम कोर्ट की कुछ मामला हल हो जाए। मैंने ये पंचायती का लफ्ज़ इसलिए बड़ा बेदरेग इस्तेमाल कर लिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने खुद कहा कि मैं बड़ा माइल रहता हूँ पंचायती फ़ैसलों के ऊपर, तो इसलिए ये उनकी अपनी डिक्शन है। तो साहब ये तो बड़ा क्लियर है, सियासी सूरत हाल रोज़ हम वकीलों से लेते हैं, हर एक ने टॉक शोज़ पे। मैं ज़रा आज आपको ख़ास तौर पे इसलिए भी तकलीफ़ दी कि इसको ज़रा सियासी पस मंज़र इसका करें। बहुत ज़्यादा ये लीगल गुफ्तगू होती रहती है, 245, पता नहीं लोगों को भी, आम आदमी को भी इसी बहाने आइन याद हो गया। क्लियरली उनकी तरफ से ना है, बाकी सब हिले बहाने हैं, कभी पैसे नहीं हैं, कभी फोर्सेस नहीं हैं, कभी अनारकी हो जाएगी, कभी पार्लियामेंट की इजाज़त नहीं दे रही। क्लियरली वो चाह रहे हैं चाहे मार्शल लॉ लग जाए, वो इलेक्शन नहीं चाह रहे। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए कि जबकि एक पूरा इत्तेहाद PDM का वो चाहते ही नहीं है क्लियरली? ये आप सही कह रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसका जो राना सदाउल्लाह ने बयान किया था कि जी हम अपनी बका की, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और हमें कोई परवाह नहीं है जमहूरियत क्या है और हमें कोई परवाह नहीं कि कानून आइन क्या कहता है, हमने तो अपनी सर्वाइवल की जंग। तो वो जो स्टेटमेंट थी राना सदाउल्लाह की, वो इनकी कैफियत को बयान करती है। और जहाँ तक PDM का ताल्लुक है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसका कम अज़ कम एक नजरिया ये है कि जी उन्होंने सिंध जो है उसको उसमें सीटें ले जानी है, तो उनकी अपनी सीटें कायम है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है वो PMLN को, JUIF को है, क्योंकि PMLN को नजर आ रहा है कि वो पंजाब में और JUIF KP में उनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। इसलिए वो तो किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहते, और इसलिए आपने ये सही कहा है कि वो हर किस्म का बहाना बनाएंगे। वो कभी पार्लियामेंट के पीछे जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी। और आज मैं देख रहा था टेलीविजन की चैनल पे, तो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट पर जिन पे अमल दरामद नहीं होता। तो अगर अमल दरामद नहीं होगा तो सो व्हाट, मतलब है कि आइन की बिल्कुल नफी, यानी कि बिल्कुल एक रूल ऑफ लॉ को तबाह करने वाली बात जो है। अब ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है तो कोई परवाह नहीं है, बड़े केसेस हैं जिन पे अमल दरामद नहीं होता, तो इनकी तो कोई ख्वाहिश किसी सूरत नहीं है। तो इसलिए ये तो हर हद तक जाए। नहीं, एक तो बिल्कुल समझ आती है कि उनको ये डर है कि PTI इलेक्शन जीत जाएगी, मगर इसके अलावा भी जो इमरान खान की इतनी ज़्यादा क्या डर है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हार जीत होती रहती है। नून लीग जो 2002 के इलेक्शन में इनके चंद लोग रह गए थे और माशाल्लाह था ये इन्होंने बड़ी अच्छी अपोजिशन की। उसके बाद 85 के अंदर अपोजिशन हुई, फिर बीबी जो है मोहतरमा 97 में 14-15 सीटें रह गई थी और उन्होंने भी डट के अपोजिशन की। तो ये होता रहा है, मगर इस दफ़ा एक्चुअली क्या डर है, क्या खदशात क्या हैं इनको कि इमरान खान आप लोग क्या करेंगे इनके साथ? देखिए, एक तो सियासी तो मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये है कि जिस शख्स ने
जुर्म किया होता है ना, उसको फिर वो हॉन्ट करता है आके कि यार ये जो मेरा जुर्म है ये बारह। अब मसलन वजीर आजम का ले लें आप, वजीर आजम का मिसाल ले लें कि जब उन पे फर्द जुर्म आयद होने लगी थी और वो कोई गालिबन 16 अरब रुपया जो उनके अकाउंट से निकला था, उस पे वो सारी चीज़ें रुक गई और उनको बरियत भी हो गई। तो जिन लोगों ने ये जराइम किए हुए हैं उनको इंतहाई डर है कि ये जो हमारे जराइम हैं इनसे हमें हमारी अकाउंटेबिलिटी होगी और हमारा एहतसाब होगा। तो इस मेरा ख्याल है कि ये चीज़ है जो उनको खाई जा रही है। वो बात वही है जो इमरान खान साहब कहा करते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जो मेरा ख्याल है कि दोहराने के काबिल है। तो वो अभी उनकी ख्वाहिश है कि इस तरीके से अगर कोई NRO मिल जाए तो उसको वो इस तरीके से हमें, या मीडिया में आता है कि जी ये एक खौफ का एक पहलू है जो कि इनको खाया जा रहा है। तो वो बात वही है कि किसी न किसी तरीके से कोई NRO मिल जाए तो शायद इनका खौफ जो है वो कम हो जाए। तो जब आपने और हमने 30-35 साल से, तो ये सारा दिन आपको 1990 की दहाई याद होगी, यही बहसें होती रहती थी कि क्या निज़ाम में क्या ख़राबियाँ ब्ला ब्ला ब्ला। मगर ये 1988 से ये लड़ाई चल रही है कि हुकूमतें जाती हैं और फिर एक पार्टी दूसरे के ऊपर वो मजालिम ढाने लग पड़ती है, जब दूसरी आती है तो वो किसी की ज़ुबान काटने लग पड़ती है। तो ये सिलसिला तो जारी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह वैसे आपकी उस समय इस स्केल का नहीं था, मगर काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों पे नाजायज़ पर्चे भी हुए, मगर इलेक्शन होते रहे। तो इस दफ़ा जो है क्या फ़र्क क्या है, इस्टेब्लिशमेंट का रवैये की तब्दीली है? आमिर जी, पहले तो बात यह है कि पिछले 30-40 साल से जिस तरीके से ताकत की हसूल की खातिर चीज़ें की जाती रहीं और उसके बाद उसको रखने के लिए जो करते रहे और उसके अंदर जो कबाहतें थी और जिसकी वजह से बहुत सारी इनसिक्योरिटी थी। पहले 58(2)B था, फिर वो सदर के पावर ख़त्म हुए, फिर एक मार्शल लॉ लग गया मुशर्रफ का। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक एयर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं वो तो पॉलिटिक्स में तकरीबन हमेशा रही है। लेकिन इस दफ़ा मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करूँगा कि जब तहरीक-ए-इंसाफ आई और उनके जो 3.5-3 साल थे, उसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस थे वो हमारे आने से पहले के बने हुए थे। वो नैब के केसेस थे। कुछ केसेस बने हमारे दौर में यकीनन, और लेकिन बहुत सारे जो चीज़ें थी वो पहले से हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल मेरा तो ख्याल है कि यही चीज़ है जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो तो पहले भी था। वो सारा पर इस दफ़ा जो एस्टेब्लिशमेंट के क्या खदशात क्या हो सकते हैं कि वो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाता था, एक पार्टी को नज़र आता था 1990 की दहाई में 58(2) भी इस्तेमाल होता था, दूसरी एक्सेप्ट कर लेती थी कि जी अब हमारी बारी नहीं है, अब दूसरों की बारी है, और बारियाँ चलती रहती थी। मगर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एक किस्म का जो है ना वहाँ से क्या कहें कि रेसिस्टेंस आ रही है, मज़ामत हो रही है। और सबसे बड़ी मिसाल तो उसकी ये वज़ारत दफ़ा का ख़त है कि जी आप दोनों इलेक्शन एक दिन करवाएंगे, उनका मैंडेट बनता है। देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो जो आपने पहले बात की है उसमें मैं तो ये कहूँगा कि मुझे ऑब्वियसली तफसीलात का इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि उनके अंदर की क्या थिंकिंग है। लेकिन जो ये PDM का रवैया है और जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं और जिस तरीके से ये कॉन्फिडेंस होते हैं, ऑब्वियसली वो महसूस करते हैं कि वो अकेले नहीं है, उनको सपोर्ट जो है वो हासिल है। तो एक दूसरी बात क्या कही थी आपने? मैंने कहा वो इस आपसे इस्टेब्लिशमेंट को क्या खदशात हैं, क्योंकि शदीद हैं वो जिस लेवल पे जो अभी जाया जा रहा है, ये पहले इस तरीके से नहीं कभी हमने देखा। मेरा ख्याल है कि मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से PDM बिहेव कर रही है और जिस तरीके से ये सारी सियासी जमातें जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठी हैं जो कि एक बेलचक रवैया रखती हैं, तो वो बड़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे और बाकी चीज़ें नहीं मानेंगे। तो यकीनन उनको एक सपोर्ट है, एक ताकत है। और लेकिन इसके पीछे मुस्कुराहट क्या है, क्या वाकई कोई ऐसी बात है
इसके बारे में मुझे ऑब्वियसली कोई खास